इंडिया और दुनिया एक मैसिव ट्रांजिशन फेज के बीच में खड़ी है। एक तरफ आरबीआई इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ रुपीस प्रेशर में है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी से जुड़े मेजर क्वेश्चन सुन रहा है और इंडिया क्वाइटली अपना फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको रिडिफाइन करने की प्रिपरेशन में लगा है। ये सिर्फ डेली करंट अफेयर नहीं है, ये फ्यूचर इंडिया के सिग्नल्स हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखेंगे, हम समझेंगे इकोनॉमिक के हिडन रिस्क, पॉलिटिक्स के लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, जुडिशरी की चेंजिंग रोल्स और जियो पॉलिटिक्स के आम आदमी पे इम्पैक्ट। बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन का मीनिंग फैक्ट्स रटना नहीं होता है, उसके रियल मीनिंग को समझना होता है, सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करना होता है। सो वॉच केयरफुली टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो शायद आपका जो फ्यूचर में जो इंडिया को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज करेगा, और इससे आपको समझ भी आएगा कि जो आपने अभी तक देखा है उससे आप क्या समझे हो और कितना समझे हो। दोस्तों, सबसे पहली और इकोनॉमिकली सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 5.2% पे अनचेंज रखा है। अब नॉर्मल व्यूअर्स को ये जो रेपो रेट है एक बोरिंग टेक्निकल टर्म लग सकता है, लेकिन रियलिटी में रेपो रेट डायरेक्टली आपके होम लोन्स, ईएमआईज, बिजनेस लोन्स और इवन जॉब तक को अफेक्ट करता है। रेपो रेट बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट होते हैं जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा बोरो करने पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि आरबीआई ने आखिर रेट कट क्यों नहीं किया? तो रीजन है इन्फ्लेशन रिस्क। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो प्रेशर है वो आप देख रहे हैं कि वो बढ़ते जा रहा है। वेस्ट एशिया टेंशन कंटिन्यूसली अनसर्टेन है। ठीक है, इंडिया ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब अगर ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फूड डिलीवरी महंगी होगी, हमारा जो वेजिटेबल है जो हम खाते हैं वो भी महंगा होगा, और अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होगी। तो आरबीआई एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म कर रहा है। अगर रेट एग्रेसिवली कट करे तो इकोनॉमिक टेम्पररी फास्ट ग्रो कर सकती है, बट इन्फ्लेशन जो है वो एक्सप्लोड हो सकता है। और अगर हम रेट जो है उसको एग्रेसिवली बढ़ाएं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है, बट बिजनेस और जॉब पे प्रेशर आ सकता है। इसको इकोनॉमिक में ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ्स कहते हैं। 1991 क्राइसिस के टाइम इंडिया भी इंपोर्ट ऑयल शॉक्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से सर्व इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर चुका है। आज इंडिया स्ट्रांग है, बट ग्लोबल अनसर्टेनिटी स्टिल डेंजरस है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रेपो रेट मैकेनिज्म और इंपोर्ट इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉमन इंडियंस के लिए इसका सिंपल मीनिंग है ईएमआई अभी स्टेबल रह सकता है, लेकिन जो फ्यूल और ग्रोसरी प्राइस पे प्रेशर है वो कंटिन्यू बना हुआ है अभी तक। दोस्तों, अब बात करते हैं रुपी की। इंडिया रुपीज नियर हिस्टोरिक वीकनेस लेवल ट्रेड कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 95 पर डॉलर के राउंड। अब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, लेकिन रियलिटी उससे बहुत डीप है। करेंट स्ट्रेंथ, जो करेंसी का स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री की, वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। रुपी वीक क्यों हो रहा है? इसके मेजर 3 रीजंस हैं। पहले हैं फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो कॉशस हो रहे हैं। सेकेंड इज ग्लोबल अनसर्टनिटी हाई है। एंड द थर्ड इज ऑयल इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो रहा है। जब इन्वेस्टर रिस्क से डरते हैं तो वो इमर्जिंग मार्केट से क्या करते हैं कि अपना जो पैसा है उसको निकाल के यूएस डॉलर जैसे सेफ एसेट में मूव करते हैं। आरबीआई जो है वो कंटिन्यूसली मार्केट में डॉलर सेल करके रुपी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर कंटिन्यूसली रिजर्व यूज किया जाए तो फॉरेक्स रिजर्व प्रेशर में आ सकता है। अगर आपको हिस्ट्री याद हो या फिर आपने अगर सुना हो तो 1991 में इंडिया के पास सिर्फ कुछ वीक्स के ही इंपोर्ट कवर करने जितने फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। आज का सिचुएशन कहीं बेहतर है, लेकिन इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में इतना भी अमाउंट नहीं है कि वो आंख बंद करके ये काम कर सके। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो करेंटली इंडिया के पास हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर हैं फॉरेक्स रिजर्व में। लेकिन जो लेसन है वो सेम है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी डेंजरस होती है। कॉमन इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो फॉरेन एजुकेशन है वो महंगा हो सकता है, जो इम्पोर्टेड आईफोन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक हैं, अप्लाइंसेस हैं जो कि बाहर से हम मंगवाते हैं वो कॉस्टली हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, जो फ्यूल प्राइस हैं वो इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनको एक्सचेंज रेट्स, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल आउटफ्लोज, इसको डीपली समझना चाहिए। इंडिया की जुडिशरी अब कैपेसिटी प्रेशर के ब्रेकिंग पॉइंट के पास पहुंच चुकी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जज की सैंक्शन स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया गया है। ये न्यूज़ ऑर्डिनरी लग सकती है, बट एक्चुअली डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथ से डायरेक्टली लिंक्ड है।
इंडिया में करोड़ ऑफ केस पेंडिंग है। इमेजिन करिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ईयर्स तक पेंडिंग रहे तो गवर्नमेंट डिसीजन, सिविल लिबर्टीज और सिटीजन्स के राइट डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। 1950 में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 8 जजेस के साथ स्टार्ट हुआ था। आज इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। लिटिगेशंस एक्सप्लोजन हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, प्राइवेसी, एआई, इलेक्शन, फेडरलिज्म सब जुडिशरी के वर्कलोड को इंक्रीज कर रहा है। अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो अब क्या होगा कि जो हियरिंग है, पॉसिबल हियरिंग जो है वो फास्टर होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो जल्दी फॉर्म हो सकता है। सिटीजन्स को क्विकर जस्टिस मिल सकती है। लेकिन डीपर इशू क्या है? इंडिया की जो लोअर जुडिशरी है वो भी वर्क ओवरलोडेड है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड करना इनफ नहीं है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनको जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस, पेंडेंसी टू क्राइसिस और सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब क्रिटिकल टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और कॉमन पीपल के लिए सिंपल मीनिंग है, जस्टिस फास्टर मिल सकते हैं इफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे तो। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वंस अगेन नेशनल डिबेट के सेंटर में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए रिलेटेड पिटीशंस की हियरिंग स्टार्ट कर दी है। सीए इंडिपेंडेंट इंडिया के रिसेंट हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप लॉ रहा है। सपोर्टर कहते हैं कि परस्यूटेड माइनॉरिटीज को नेबरिंग कंट्रीज से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बट जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि रिलीजियंस बेस्ड सिटीजनशिप इंडिया के जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज करते हैं। ये सिर्फ लीगल डिबेट नहीं है, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी का डिबेट है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर समझे तो 1947 पार्टीशन के बाद साउथ एशिया माइग्रेशन और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली पॉलिटिक्स का पार्ट रहा है। जैसे कि असम अकॉर्ड, एनआरसी डिबेट, इलीगल माइग्रेशन कंसर्न्स, सब इंटरकनेक्टेड इशू हैं। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बात करें तो आर्टिकल 14, सेक्युलरिज्म, सिटीजनशिप, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। बट अगर कॉमन इंडिया के लिए हम बात करें तो ये डिबेट सोशल हार्मोनी और नेशनल आइडेंटिटी दोनों को अफेक्ट करता है। अब आते हैं एक ऐसे इशू पे जो फ्यूचर इंडियन पॉलिटिक्स को कम्प्लीटली रिसेप कर सकता है। डीलिमिटेशंस। डीलिमिटेशंस का मतलब होता है पॉपुलेशन के बेसिस पे लोकसभा के जो सीट्स हैं उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। अब हिडन टेंशन क्या है? साउदर्न स्टेट ने पॉल्यूशन कंट्रोल सक्सेसफुली अचीव किया, बट जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली हाई रहा है। अगर फ्यूचर डिलिमिटेशन प्योर पॉपुलेशन बेसिस पे हुआ तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो बैलेंस है वो ड्रामेटिकली शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड नॉर्थर्न स्टेट, बिकॉज वहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका कंसर्न एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और अब हम पार्लियामेंट में जो अपना इन्फ्लुएंस है उसको लूज कर सकते हैं। ये डिबेट सिर्फ सीट्स की नहीं है, ये फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी की इशू है। वुमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंटेशंस भी फ्यूचर डिलिमिटेशन प्रोसेस से लिंक माना जा रहा था। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए देखें तो फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले 10-15 सालों में ये इंडिया के बिगेस्ट पॉलिटिकल डिबेट बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया असलरेट्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे, तो मॉडर्न वारफेयर जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। यूक्रेन वार और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ने दुनिया को क्लियर सिग्नल दिया है कि फ्यूचर वार जो है वो ड्रोन्स, मिसाइल्स और एआई सिस्टम और साइबर वॉरफेयर पे डिपेंडेंट होगा। इसी बैकड्रॉप में इंडिया ने अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और एग्रेसिवली एक्सेलरेट कर रहा है। इंडिया साइमल्टेनियसली चाइना बॉर्डर टेंशन, पाकिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट्स और इंडियन ओशंस का जो स्ट्रेटजिक कंपटीशन है उसको भी फेस करता है। इसलिए जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो ऑप्शनल नहीं, स्ट्रेटजिक नेसेसिटी है। India now focusing on precision strike system, indigenous missiles, drone ecosystem, defense manufacturing और लास्ट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो हमने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी डेवलप किया है, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा जो है वो बढ़ा है, टेक्नोलॉजी जो है उसका जो इकोसिस्टम है वो हमारा एक्सपेंड हो रहा है। बट अगर हम निगेटिव साइड्स की बात करें तो ह्यूज फिजिकल बर्डन हमारे पे आ चुका है, एक्सपेंसिव प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो डिपेंडेंसी है वो रिस्क पे है। तो अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए देखें तो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, डिफेंस इंडिजिग्नेशन, स्ट्रेटजिक डिटरनेंस और मॉडर्न वॉरफेयर ट्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
अगर उन्हें वो अपना प्रिपरेशन को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो। इंडिया का जो फ्यूचर है वो अल्टीमेटली एजुकेशन क्वालिटी डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और जो रिस्पॉन्स है उसको सीक किया है। रियलिटी क्या है? इंडियन एजुकेशन एक्सेस इम्प्रूव कर चुका है, स्कूल्स की नंबर इंक्रीज हुई है, लेकिन जो क्वालिटी का गैप है वो अभी भी ह्यूज है। एसीईआर रिपोर्ट रिपीटेडली कंटिन्यूअसली शो करती है कि मेनी स्टूडेंट बेसिकली रीडिंग और मैथ स्किल में स्ट्रगल कर रहे हैं। डिजिटल डिवाइड भी डेंजरस लेवल पे है। अगर हम अर्बन स्टूडेंट्स की बात करें तो वो एआई टूल्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, बट जो रूरल स्टूडेंट हैं वो बेसिक इंटरनेट और टीचर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन इशू नहीं है, ये फ्यूचर इनइक्वालिटी इशू है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए देखें तो ह्यूमन कैपिटल, एनईपी 2020, आर्टिकल 21A, डिजिटल डिवाइड और सोशल जस्टिस क्रिटिकल थीम है। बट अगर हम कॉमन कॉमन फैमिलीज की बात करें तो एजुकेशन डायरेक्टली जॉब्स और इनकम मोबिलिटी से लिंक्ड है। दोस्तों, इंडिया एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ मॉडल फॉलो कर रहा है। रीज़न सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अगर हाईवे बेटर हुआ, रेल फ्रेट फास्टर हुआ और जो पोर्ट है वो मॉडर्न हुआ तो जो बिजनेस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। चाइना ने भी इसी मॉडल को फॉलो करके जो अपना एक्सपेंशन था उसको एक्सेलरेट किया था। इंडिया का जो अभी का फोकस है वो है पीएम गति शक्ति, फ्राइट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक मॉडर्नाइजेशन, एयरपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी। क्योंकि दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंक्रीट और रोड से नहीं होता है, ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक हाईवे का, तो एक हाईवे जॉब क्रिएट करता है, नियर बाई बिजनेस ग्रोथ करता है, जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है और इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करें तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को इकोनॉमिक प्लस जियोग्राफी प्लस गवर्नेंस तीनों एंगल से समझना चाहिए। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अब 2015 से 18 के जो एनपीए क्राइसिस के कंपैरिजन में स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहा है। बैड लोन्स जो हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। बैंक्स जो है प्रॉफिटेबल, जो बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव कर रहा है। यूपीआई रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया को डिजिटल पेमेंट सुपर पावर बना दिया है इसने, लेकिन रिस्क अभी भी एग्जिट करता है, जैसे कि साइबर फ्रॉड, रिटेल लोन बबल्स और ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक्स। आज बैंकिंग सिर्फ फिजिकल बैंक्स का बिजनेस नहीं रहा, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। अगर बैंकिंग सिस्टम अनस्टेबल हो तो जो इकोनॉमी का ट्रस्ट है वो कोलैप्स हो जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एनपीए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग, आरबीआई रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट एरिया हैं। बट अगर कॉमन इंडियंस के लिए बात करें तो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम मतलब सेफर सेविंग, ईजियर लोन्स और बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बिग पिक्चर एनालिसिस। दुनिया जो है वो रैपिडली मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है। कोल्ड वार के बाद अमेरिका डोमिनेंट सुपर पावर था, लेकिन अब चाइना राइज कर रहा है, रसिया असर्टिव है, यूरोप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिस्कस कर रहा है और मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन कंप्लीटली इन नहीं हुआ है, लेकिन सिक्योर ग्लोबलाइजेशन का एरा स्टार्ट हो गया है। कंट्रीज अब ट्रस्ट सप्लाई चेन, टेक सोवरेनिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया भी अनलाइकली पोजिशनड है। इंडिया साइमल्टेनियसली यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, रसिया के साथ डिफेंस टाइप्स में है, मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी रिलेशनशिप में है और ग्लोबल साउथ लीडरशिप में मेंटेन कर रहा है। अगर इंडिया स्मार्ट डिप्लोमेसी कंटिन्यू करता रहा तो कमिंग डेकेड में इंडिया राइज का जो डिफाइनिंग पीरियड है वो बन सकता है। दोस्तों, अब मैं दो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किया हूँ जिससे ये समझ आएगा कि अभी तक जो आपने समझा या फिर देखा है वीडियोस को, उससे आपको कितना नॉलेज मिला है। तो पहला क्वेश्चन है, आरबीआई मेनली यूजेस विच टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस इन द इकोनॉमी, एंड द ऑप्शंस इज रेपो रेट, जीएसटी रेट, इनकम टैक्स और फिजिकल डिफिसिट। जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं हिंट दे दूं आपको तो ये वही रेट्स है जिसके थ्रू बैंक आरबीआई से बोरोइंग करता है। अब दोस्तों, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो डिलिमिटेशंस का रिलेशन किससे है? तो ऑप्शंस हैं डिवीजन ऑफ स्टेट्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स और इमरजेंसी प्रोविजंस। अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स में डिलिमिटेशंस इंडिया के जो पॉलिटिकल बैलेंस हैं वो चेंज कर सकता है तो कमेंट में यस लिखिएगा। आज के सारे न्यूज़ को अगर हम एक साथ कनेक्ट करें तो रुपीज प्रेशर, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सिटीजनशिप डिबेट, फेडरल टेंशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशंस और एजुकेशन इन इक्वालिटी,
ग्लोबल पावर शिफ्ट्स, ये आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं है, ये फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट है। यूपीएससी प्रिपरेशन का रियल मीनिंग सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं होता है, रियल मीनिंग होता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। आज के लिए 3 थिंकिंग क्वेश्चन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और ऐसा नहीं कि ये बस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी है, नॉर्मल लोग भी सोच सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज के लिए भी ये सब न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, क्या इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ के साथ सोशल बैलेंस मेंटेन कर रहा है? दूसरा है, क्या फ्यूचर पॉलिटिक्स पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशंस के अराउंड रीडिफाइन होगी? एंड द थर्ड इज, क्या टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिक्स मिलकर न्यू इनक्वालिटी क्रिएट करेगी? थिंक डीपली, बिकॉज इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस। एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट वॉच न्यूज, अंडरस्टैंड न्यूज। ओके,